एवरीवन, मेरा नाम है इंद्रमणि सिंह और आप सभी का स्वागत है विक्रमास एडुटेक पे। दोस्तों, जैसे कि मैंने मॉर्निंग में बात किया था आप लोगों से लाइव के दौरान, तो मुझे पता चली कि गवर्नेंस का चैप्टर शुरू कर सकते हैं, मतलब कि गवर्नेंस के टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा तो मन था कि इंडियन पॉलिटी के सारे टॉपिक्स को मैं एक बार एक एंड से दूसरे एंड तक खींच दूं, उसके बाद से स्टार्ट करूं गवर्नेंस। लेकिन अगर डिमांड आई है कि गवर्नेंस स्टार्ट कर देना है, तो मैं आज शुरू करने जा रहा हूं गवर्नेंस के टॉपिक को। एक एक करके सारे टॉपिक को हम कवर करते चले जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि गवर्नेंस का जो टॉपिक है वो मेंस के लिए स्पेशली इसका मेंशन होता है, मतलब ये कि हम इसका मेंस में ज्यादातर इसका यूज होता हुआ देखते हैं। ठीक है, आजकल बदलते हुए ट्रेंड के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आने लगे, लेकिन ज्यादातर वो क्वेश्चंस एक स्पेसिफाइड एरिया से आ रहे हैं। जब मैं प्रीलिम्स के लिए एक स्पेशल सीरीज चलाऊंगा जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे बातें करी जाएंगी, तब मैं डिस्कस करूंगा कि आखिर गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीलिम्स में कहां से आ रहे हैं। ये देखा गया है ट्रेंड कि 2021 के बाद से प्रीलिम्स में भी पूछे जाने लगे हैं क्वेश्चंस। तो इसके लिए मैं होलिस्टिक वे में आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नेंस का मेंस के अकॉर्डिंग। आज मैं अगर आपके सामने मुखातिब हुआ हूं, तो मैं दो तरह के स्टूडेंट्स के लिए मुखातिब हुआ हूं। वो दो तरह के स्टूडेंट्स कौन है, आइए समझते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट वो है जिनका अटेम्प्ट 24 में है, या फिर जो पहले जिनका अटेम्प्ट 25 में है। अब ये दो अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। अगर आप 25 में अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर अगर आप 24 में अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो आप दोनों के लिए जो वे ऑफ स्टडी होगा वो स्लाइटली डिफरेंट होगा। आइए कैसे वो डिफरेंट होगा हम समझते हैं। अगर आप 24 में हैं तो आपके पास टाइम तो है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं है कि आप मेंस की तैयारी सिर्फ और सिर्फ मेंस की तैयारी करें। खैर, स्टैंडर्ड तो मेंस की तैयारी स्टैंडर्ड तरीके से अगर हम मेंस की तैयारी की बात करें, प्रीलिम्स की तैयारी की बात, तो ऐसा लोग बोलते हैं और मेरा भी इसमें मानना है। मैं 100% सहमत नहीं हूं, लेकिन कुछ हद तक मैं इतना भी सहमत हूं कि प्रीलिम्स का जो तैयारी होनी चाहिए, पहली बात तो ये मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी अलग अलग नहीं होती है। जिस तरीके से डायनेमिक क्वेश्चन होता जा रहा है प्रीलिम्स में, और जिस तरीके के साथ ऑप्शन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है यूपीएससी, तो वैसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि आपको जब तक आप मेंस को अच्छे से डेप्थ में जाकर कवर नहीं करेंगे, तब तक आपका प्रीलिम्स होने से रहा। लेकिन कुछ ऐसे कोर एरियाज होते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में ही पूछे जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि वो जो 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं, 5 या फिर मैं बोल दूं 6 सब्जेक्ट, वो सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। वो 6 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, मेंस में ही पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है कि जो सिर्फ और सिर्फ मेंस में ही पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स में नहीं पूछे जाते हैं। ये मेंस कम प्रीलिम्स की बात हो रही है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी। आप इस पॉलिटी में आईआर भी लेकर चलेंगे, गवर्नेंस भी लेकर चलेंगे, और पॉलिटी तो इंडियन पॉलिटी तो है ही। जहां तक प्रीलिम्स की आईआर की बात है, तो करंट अफेयर्स मोटिवेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो खैर, आप इस जो स्टैटिक आईआर है उससे आप इसको डिसएसोसिएट कर लीजिएगा। इसके बाद साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट। तो ये 6 सब्जेक्ट हो गए, और एक 7वां सब्जेक्ट जो आ गया है इसमें, वो है करंट अफेयर्स। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आजकल एग्जामिनेशन। लेकिन खैर, बात होगी प्रीलिम्स की। अब बात करते हैं मेंस की। मेंस में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको पूछे जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं, प्रीलिम्स से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसका मैं ज्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा इन सब्जेक्ट्स का नाम लेकर, क्योंकि ऑलरेडी आपने इन सब्जेक्ट्स को पहले एनालाइज कर लिया होगा। तो कौन कौन से सब्जेक्ट है, आइए समझते हैं। सबसे पहले वो होता है इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, आईआर। मैं उस आईआर की बात कर रहा हूँ जो स्टैटिक, जैसे इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशन है, इंडिया के जो सो कॉल्ड फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया का कैसा रिलेशन है। उसी के साथ साथ इंडिया किस तरह के अलायंस में है, जैसे कि सोलर अलायंस। इंडिया किस तरह की इंटर गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि ब्रिक्स, अभी G20 की मीटिंग होने वाली है, उसके साथ साथ SCO, उसी के साथ साथ यूएन के जितने भी बॉडीज हैं, 6 अलग अलग जो बॉडीज हैं, 5-6, उन सभी को हम पढ़ते हैं आईआर। खैर, अब आप बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इस सब्जेक्ट की इतनी महत्ता क्यों है। अगर आप एथिक्स को पढ़ेंगे,
उसके बाद गवर्नेंस को पढ़ेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि गवर्नेंस जो है वो एथिक्स से काफी ज्यादा इंटर रिलेटेड है। वैसे तो यूपीएससी में ज्यादातर जो टॉपिक है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, और मेरा ये बहुत ही स्ट्रांगली बिलीव है इस बात पर कि आप यूपीएससी की तैयारी किसी एक डिसिप्लिन में नहीं कर सकते। यहाँ डिसिप्लिन से मेरा मतलब अनुशासन से नहीं है, यहाँ डिसिप्लिन से मेरा मतलब है सब्जेक्ट से। तो मतलब ये कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो सिर्फ हम हिस्ट्री ही पढ़ेंगे, इस तरह की मेंटालिटी से आपको निकलना होगा। हो सकता है कि आपको हिस्ट्री में पढ़ा हुआ टॉपिक को आपको इंटर रिलेट करना होगा ज्योग्राफी से, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि किसी भी जगह का जो कल्चर है वो किससे इंपैक्ट होता है, वो उसके ज्योग्राफी से इंपैक्ट होता है। जैसे कि खाना पीना ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है, रहन सहन ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है, कपड़े ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। तो जब कल्चर इंपैक्ट हो रहा है ज्योग्राफी से, तो हिस्ट्री भी तो कल्चर का ही पार्ट है, या फिर यूं कह लें कि कल्चर भी हिस्ट्री का पार्ट है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो उसका जैसा हिस्ट्री होता है वैसा ही उसकी पॉलिटी हो जाती है। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 80% पोर्शन, कुछ लोग तो 90% बोलते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मॉडरेट हूँ तो मैं सिर्फ 80% की बात करूंगा। 80% पोर्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 से मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड, थोड़ा बहुत फेरबदल करके। तो आपने देखा कि हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री में ब्रिटिशर्स नहीं आए होते हमारे यहाँ तो ये पॉलिटी इस तरह का नहीं होता जो कि आज है। ना 1935 का एक्ट आता, ना तो आज जितने प्रोविजन है वो हमारे पास होते। इसी के साथ साथ पॉलिटी से कनेक्टेड होता है उस जगह का गवर्नेंस। और ये गवर्नेंस होता क्या है? ये गवर्नेंस अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो ये गवर्नेंस वो तरीका है जिससे कि ये कंट्री एडमिनिस्टर होता है। अब अगर ये गवर्नेंस आ गया तो गवर्नेंस में जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एथिक्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर एथिक्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो गया कि अब एथिक्स भी उससे कनेक्टेड। अब अगर एथिक्स भी उससे कनेक्टेड है तो आप समझिए कि आपको उसी के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे मैं एथिक्स लिख दूं तो आपको एथिक्स भी उससे कनेक्टेड हो गया। अब आप इस चीज को समझिए, आप इस मैटर की ग्रेविटी को समझिए कि अगर आपका एथिक्स इससे कनेक्टेड है तो आपका जो एस्से का पेपर है, जिस तरीके से आजकल एस्से फिलोसॉफिकल होता जा रहा है दिन ब दिन, और कभी कभी तो लगता है कि यूपीएससी को एक सिविल सर्वेंट नहीं चाहिए, एक फिलोसोफर चाहिए जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हो। अभी आने वाले दिनों में 2023 का यूपीएससी का मेंस होने वाला है, शायद पहला पेपर ही वही होता है। तो आप देख लेंगे वहां पे भी ऐसे किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो मतलब आपने देखा कि किस तरीके से एक साइकिल बना और ये ऐसे ऐसे घूमते चला आया। मैंने पहले भी एक साइकिल आपको बताया था, वो साइकिल कौन सी थी कि किसी भी जगह का हिस्ट्री किससे इंपैक्टेड होता है? जियोग्राफी से इंपॉर्टेंट। तो आपने देखा कि जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स और ऐसे कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, लेकिन हमारे पेपर का हिस्सा है और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके बिना आपका रैंक, आपका सिलेक्शन, आपकी सर्विसेज, आपका कैडर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आपने इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो फिर आप खत्म। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बोल रहा हूँ। खैर, ये हुआ तरीका जिसमें कि हम लोगों ने समझा, बस ये बात समझाने के लिए मैंने ये सारा ऐसा कुछ डायग्राम बनाया कि किस तरीके से एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करते हैं, और जब तक हम ऐसे लिंक ना करेंगे तब तक हमारी क्या होगी, तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी। चलिए अब हम देखेंगे, ये तो हमारा हो गया। अब हम वापस लौटते हैं गवर्नेंस पे। अगर हम गवर्नेंस पे वापस लौटे तो हमको एक बात देखने को मिलती है कि आखिर गवर्नेंस पढ़ना जरूरी क्यों है। चलिए इससे मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि जैसा कि मैंने बताया कि आपके एथिक्स में केस स्टडी आता है। अगर आप लोग सिलेबस और पीवाईक्यूज से अच्छे खासे परिचित होंगे तो आपको इसका आइडिया होगा कि केस स्टडीज किस स्तर से पूछे जाते हैं। केस स्टडी पूछा जाता है कि आप अगर किसी जिले के एसपी हैं, डीएम हैं, आप इस पर्टिकुलर सर्टेन सिचुएशन में किस तरीके से एक्ट करेंगे, किस तरीके से बिहेव करेंगे।
मैंने बस एक लेमन टर्म में बताया, इतना भी इजी नहीं होता। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि गवर्नेंस पढ़ाते पढ़ाते 80% आपका जो केस स्टडी है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप चलो एक चीज को एनालाइज कर ले, आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सपना दिखाता हूं। आप 2024 का पेपर दे रहे हैं, प्रीलिम्स भी हो गया, मेंस भी हो गया, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, आपका रैंक भी 100 180 के अंदर आ गया और आप आईएएस ऑफिसर बन गए। जिस तरह का ट्रेंड देखा जा रहा है कि आजकल 180 के आसपास सीट्स आ रहे हैं आईएएस और फिर 200 के आसपास सीट्स आ रहे हैं आईपीएस के, तो आपका सिलेक्शन आईएएस में हो गया। अब जब अगर आप फील्ड में जाते हैं तो आपके लिए सबसे जरूरी चीज क्या होगी? वो जो सबसे जरूरी चीज होगी वो यह होगी कि आपको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। वहां आपको किसी हिस्ट्री या किसी ज्योग्राफी या फिर किसी इकोनॉमिक्स के टर्म नहीं बताने। आप किसी कॉलेज के प्रोफेसर बनकर नहीं जा रहे हो, आप वहां पे अपने ड्यूटी को परफॉर्म करने जा रहे हो, आप वहां पे एक ऑफिसर की तरह एक्ट करने जा रहे हो। तो अगर आपने आईवीसी पढ़ ली और अगर आपने वैदिक पीरियड पढ़ा, अब इसके बीच का डिफरेंस आपको पता है नहीं पता है, इसका मतलब इसका जो वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने तक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये भी जानना चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन एज ए सिविल सर्वेंट्स आपको गवर्नेंस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं तरीकों से आप किसी जिले को, किसी सब डिवीजन को, या फिर जब आप फिर से प्रमोट होते हैं तो किसी स्टेट को, अगर उसके बाद भी आप कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो किसी राष्ट्र को चलाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वो कैसे? जब हम इसके सिलेबस को डिकोड करेंगे तब हम इजिली इसको समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड के बीच का डिफरेंस पता हो ना हो, आपका काम चल जाएगा अगर आप गवर्नेंस की अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो अगर आपको हिमालयन रिवर सिस्टम या फिर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बीच का डिफरेंस पता हो या फिर ना पता हो, आपका काम चल जाएगा। इसी के साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने लोग हैं, गवर्नमेंट के साइड से कितने आते हैं, आरबीआई की साइड से कितने आते हैं, अगर मान लो मामला टाई हो गया तो वीटो पावर किसके पास है, ये चीजें पता जरूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप बजट तैयार कर रहे हो, क्योंकि बजट तैयार करना भी एक आईएएस ऑफिसर का ही काम होता है, बाकी जो वित्त मंत्री और भी अलग अलग मिनिस्ट्री के लोग होते हैं तो वो तो सिर्फ सिग्नेचर करते हैं और विधानसभा और लोकसभा में जाके उस बजट स्पीच को पढ़ देते हैं। खैर, तो आपको ये बताना है कि इसमें अगर आप पारंगत हैं नहीं हैं फिर भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपका गवर्नेंस में हाथ थोड़ा तंग हुआ तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो 2013 में यूपीएससी ने कुछ रिफॉर्म्स लाया और कुछ अलग अलग चीजों को ऐड किया। तो मैं फिर से बता रहा था कि गवर्नेंस पढ़ोगे तो आपका एथिक्स भी क्लियर हो जाएगा, ई फॉर एथिक्स, और आपका एसए भी क्लियर हो जाएगा। मतलब इन दो सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एसए में आजकल वो आप देख लेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस लेकर भी आऊंगा एक एक करके। खैर, ये तो बात हो गई इसकी इंपॉर्टेंस की। अब हम बात करते हैं कि आखिर हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा। तो इसको पढ़ने का तरीका यूपीएससी ने बता रखा है। यूपीएससी ने कैसे बताया भाई, आइए समझते हैं। यूपीएससी ने बताया है दो तरीकों से। उनका जो दो तरीका है वो कौन सा है, अब एक एक करके समझेंगे हम, देखते हैं। यूपीएससी ने बताया है दो तरीके जिसकी मैं बात कर रहा था। एक है उनका सिलेबस और दूसरा तरीका है उनका पीवाईक्यू। और एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्म में रिपीट होते रहते हैं। मैं आपको बताऊंगा आने वाले सेशंस में किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मैं एक बात और बता दूं इन बातों के मध्य में कि आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है मेरे क्लास में। पहली बात ये कि मैं सुंदर सुंदर पीपीटीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। आप एक आईपीएस आईएएस बनने जा रहे हैं, ना कि 9th 10th के क्लास को पास करना है। तो ये सुंदर सुंदर पीपीटीज के चक्कर में ना आए। मैं इस तरह के ब्लैंक्स व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, आप इसको ग्रे बोर्ड बोल लें, स्लेट बोर्ड बोल लें, जो बोल लें, मैं इस पे पढ़ाऊंगा
और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगा। दूसरी बात, नोट्स के लिए आप बार बार ना बोले, टाइम के साथ नोट्स अपलोड हो जाएंगे, तो इसकी भी चिंता आप ना करें। इसी के साथ साथ आपको किसी भी तरीके का डिफिनीशन, या फिर मैं क्लास में डिफिनीशन नहीं लिखूंगा बोर्ड पे। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी होती है। आज के टाइम पे हर चीज हर किसी के पास है, कॉन्सेप्ट की कमी है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप पीडीएफ ना मांगे हर चीज की। मैं एक टेंडेंसी देख रहा हूं आजकल के स्टूडेंट्स में, क्या होता है कि टेलीग्राम से लेकर अलग अलग एप्स पे जाके वो क्या करते हैं, पीडीएफ कलेक्ट करते रहते हैं। हम अभी जी रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एज में, जहां पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपने बहुत ही पीक लेवल पे। अब ऐसे सिचुएशन में सूचनाओं का बम्बार्डमेंट हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स दिन भर अलग अलग जगह से पीडीएफ कलेक्ट करते हैं, और जहां उनको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना था, वो मात्र पीडीएफ कलेक्टर बनकर रह जाते हैं। खैर, ये तो बात हो गई मेरी, कैसे मैं पढ़ाऊंगा और क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। चलिए, अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, आप डायरेक्ट, आपको जॉब नहीं मिलती, आप डायरेक्ट आप डीएम नहीं बन जाते। क्या डीएम तो 7-8 इयर्स के बाद बनोगे आप, ये डिपेंड करता है बहुत सारे पैरामीटर्स पे। आप पहुंचते हो लबासना, लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी में। अब वहां पे पहुंचने के बाद आपको एक चीज समझ में आती है कि वहां पे आपको कुछ ट्रेनिंग होती है। वो ऑन-फील्ड ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है लबासना में। वहां आपको चीजें सिखाई जाती है, और वहां कोई एक सब्जेक्ट आपको काम आएगा, तो वह सब्जेक्ट है गवर्नेंस। ठीक है, अब गवर्नेंस का काम क्या है? अब आते हैं काम की बात पे, अब आते हैं पढ़ाई की बात पे, अब आते हैं उस बात पे जहां के लिए हमको एग्जामिनेशन में जहां हमको हेल्प मिलने वाला। तो गवर्नेंस का क्या मतलब है? सबसे पहले इसको समझते हैं कि पहले गवर्नेंस समझने से पहले हम इसके सिलेबस को डिकोड कर लेते हैं, छोटे स्तर पे सिलेबस को समझ लेते हैं। आई होप कि आप सभी को सिलेबस रट गया होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको 2 चीजें करनी है। एक, आपको पीवाईक्यूज रट लेने हैं, बिल्कुल रट लेने हैं। मैं बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स या फिर अनपॉपुलर कल्चर की बातें बोल रहा हूँ, जो पॉपुलरली लोग बोलते हैं ना कि यूपीएससी में रटने की कोई जरूरत नहीं। मेरा मानना है कि है, और इस सत्य को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रहा हूँ, अपनी गलतियों से सीख कर बोल रहा हूँ। तो यूपीएससी में रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत है, जहां जरूरत है वहां बिल्कुल रट्टा मारनी होगी। आपको 2 चीजें रट्टा मारनी होगी, एक सिलेबस और एक पीवाईक्यूज। तो सबसे पहले हम छोटा मोटा तौर पे सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं किसके, गवर्नेंस के, उसको हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को। उसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी को, कि किस तरीके से हमें ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने की जरूरत है। इसी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए कौन कौन से माइलस्टोन आए हैं हमारे यहाँ, जैसे कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आरटीआई एक्ट 2005 में, सूचना का अधिकार। आप किसी भी सरकारी बाबू से जाकर आप आरटीआई एक्ट के तहत आप उनसे ले सकते हो इंफॉर्मेशन। उसी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी हम पढ़ेंगे, अकाउंटेबिलिटी क्या है, सिटीजन चार्टर क्या है, उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ हम समझेंगे ई गवर्नेंस को, क्योंकि आज के टाइम पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग कौन से एज में जी रहे हैं, अभी हम लोग जी रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एज में। और यहाँ किसी भी तरीके से अगर कोई डेटा चोरी हो जाता है, जैसे कि बिल गेट्स ने कहा था ना, डेटा इज अ न्यू फ्यूल, तो बिल्कुल सही बात है, डेटा आज के टाइम पे बिल्कुल न्यू फ्यूल है। और इसको जो लोग जिस तरीके से मैनिपुलेट करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने शूज सर्च किया गूगल पे जाके, आप देखेंगे कि आपके फ्लिपकार्ट पे, अमेज़न पे, मिंत्रा पे, जितने भी ऐसे शॉपिंग साइट्स हैं, ई कॉमर्स साइट्स हैं, वहां पे आपको दिखने लगेगा कि अलग अलग ब्रांड्स के जूते दिखने लगेंगे। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ई गवर्नेंस होना बहुत जरूरी है, और आपकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है ई गवर्नेंस की। क्योंकि अगर आप फील्ड पे जाते हैं और वहां अगर इस तरह की छोटी छोटी गलतियां करते हैं, तो एक न एक दिन वो आप पे ही भारी पड़ने वाला है। इसी के साथ साथ डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री,
इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रोल ऑफ एनजीओ, क्योंकि एनजीओ का रोल आजकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में भी हम पढ़ेंगे, SHG, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। और आपने देखा होगा कि मतलब ईच एंड एवरी अल्टरनेट ईयर वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से। उसी के साथ साथ रोल ऑफ सिविल सर्विस इन अ डेमोक्रेसी, सिविल सर्वेंट्स का डेमोक्रेसी में क्या रोल है ये भी आपको पढ़ना होगा यहाँ पे। और पढ़ना होगा प्रेशर ग्रुप्स के बारे में, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस के बारे में। कई ऐसे एसोसिएशंस होते हैं जो कि फॉर्मल होते हैं, कई ऐसे एसोसिएशंस होते हैं जो कि इनफॉर्मल होते हैं। जैसे कि बहुत सारे किसान संगठन होते हैं ना, फार्मर्स एसोसिएशंस, वो इनफॉर्मल ही होते हैं। फॉर्मल की अगर मैं बात करूं तो फिक्की बहुत अच्छा एग्जांपल है, एसोचैम बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ये सारे फॉर्मल एसोसिएशंस होते हैं। इनका रोल हमारे पॉलिटी, हमारे देश के पॉलिटी में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर एक छोटा सा खाका खींचा मैंने गवर्नेंस के बारे में। अब हम समझते हैं आज के पहले टॉपिक को, जो है गवर्नेंस में, जिसको कि हम बोलते हैं क्या, एडमिनिस्ट्रेटर। आखिर एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, मैं यहाँ पे एडमिन लिखूंगा। एडमिन का क्या मतलब होता है हमको पहले ये समझना काफी ज्यादा ही जरूरी है। एडमिन का मतलब होता है टू सर्व, और ये लैटिन भाषा का शब्द है एडमिन। ये तो इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, ये इंग्लिश का लैटिन का वर्ड है एडमिनिस्ट्रेटर, जिसका मतलब होता है टू सर्व, वैसा पर्सन जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करने के लिए तैयार है। अब आपके केस में ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, आपके केस में ऑर्गेनाइजेशन होगा कंट्री या फिर डिस्ट्रिक्ट या फिर सब डिवीजन। आप समझ रहे हो इस चीज को? तो सबसे पहली चीज को आप ये समझिए कि एडमिनिस्ट्रेशन मींस टू सर्व, और आपको इन सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर आपको काम करना होगा। तो जो ग्रास रूट लेवल का जो चीजें होती है, उन चीजों को आपको समझने की जरूरत होगी। तो आज के क्लास में फिलहाल इतना ही। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, वहां हम समझेंगे दो चीजों को। सबसे पहले आज हमने समझा सिलेबस को, इसका सिलेबस काफी छोटा है। मेरा टारगेट ये है कि 16 लेक्चर में मैं इसको फिनिश कर दूं, पूरे के पूरे गवर्नेंस को। फिर हम शुरू करेंगे जो पॉलिटी के हमारे सेक्शंस रह गए हैं, फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे। उसके बाद IR पढ़ेंगे। GS पेपर 2 को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया। GS पेपर 2 को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। इसी के साथ साथ मुझे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ाने को बोला गया है। तो ये मिला जुला के GS पेपर 1 का भी कुछ एक छोटा सा चंक, और GS पेपर 2 तो लगभग पूरा ही, और इंडियन सोसाइटी जो कि पार्ट है GS पेपर 1 का। तो ये दोनों मिला के GS पेपर 1 के पार्ट हुए, और GS पेपर 2, ये सारी चीजों को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो मैं इन सभी को एक साथ कंसोलिडेटेड वे में आपको पढ़ाऊंगा। तो कल का क्या काम है, कल हमको पढ़ना है PYQs को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसी के साथ साथ हम इसको भी समझेंगे कि कैसे आने वाले पेपर्स में हम PYQs को प्रिडिक्ट कर सकते हैं एज इट इज। मतलब ये कि हम 25 से 30 ऐसे थीम्स तैयार करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, और उसमें से भी फिल्टर करके 15 to 18 ऐसे थीम्स को ढूंढेंगे जहां से श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते। तो खैर ये रही कल की बात, कल हम इसको एनालाइज करेंगे। कल मींस आने वाले लेक्चर में आपको डिटेल्स मिल गए होंगे कि आपको कौन से लेक्चर कब मिलने वाले हैं, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।